लास्ट वीडियो में क्लास 10 चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में हमने पार्ट 4 तक कंप्लीट कर लिया था, जिसमें हमने डिस्कस किए थे तीन टॉपिक, एंडोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और उसमें हमने सिंबल्स यूज्ड इन केमिकल इक्वेशन में यूज होने वाले कुछ सिंबल को डिस्कस किया था। आज की वीडियो में उसके आगे शुरू करेंगे, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो का पहला टॉपिक है ऑक्सीडेशन। तो क्या होता है ऑक्सीडेशन? अगर बात करें ऑक्सीडेशन की, तो ऑक्सीडेशन होता है इंक्रीजमेंट ऑफ ऑक्सीजन और डिक्रीजमेंट ऑफ हाइड्रोजन इन एनी सब्सटेंस। मतलब जब किसी सब्सटेंस में, किसी भी सब्सटेंस में ऑक्सीजन का इंक्रीजमेंट होता है, ऑक्सीजन बढ़ता है, या हाइड्रोजन का डिक्रीजमेंट होता है, उसमें हाइड्रोजन घटता है, तो ऑक्सीजन का बढ़ना या हाइड्रोजन का घटना कहलाता है ऑक्सीडेशन। ठीक है ना? द इंक्रीजमेंट ऑफ ऑक्सीजन और डिक्रीजमेंट ऑफ हाइड्रोजन इन ए सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। किसी सब्सटेंस में ऑक्सीजन का इंक्रीजमेंट या हाइड्रोजन का डिक्रीजमेंट कहलाता है ऑक्सीडेशन। इसके अगर एग्जांपल की बात करें तो इसका एग्जांपल है C+O2 इज इक्वल टू CO2। यहां इस साइड में जो कार्बन है ना, यहां कार्बन के साथ कुछ भी नहीं है, लेकिन इस साइड में कार्बन के साथ दो ऑक्सीजन है। इसका मतलब यह है कि इसमें ऑक्सीजन का इंक्रीजमेंट हो गया है ना, इंक्रीजमेंट ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है ना? इसी तरह से इसका एक और एग्जांपल ले लेते हैं। 2HI को जब हम हीट करते हैं, हाइड्रोजन आयोडाइड को, तो ये हाइड्रोजन और आयोडीन प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पर आयोडीन के साथ हाइड्रोजन है, लेकिन उस साइड में आयोडीन के साथ कोई भी हाइड्रोजन नहीं है। तो इसका मतलब यह है कि यहाँ आयोडीन के साथ हाइड्रोजन था और यहाँ पर आयोडीन के साथ हाइड्रोजन नहीं है, तो हाइड्रोजन का ना डिक्रीजमेंट हो रहा है, डिक्रीजमेंट ऑफ हाइड्रोजन। तो जब किसी भी सब्सटेंस में ऑक्सीजन का इंक्रीजमेंट होता है या हाइड्रोजन का डिक्रीजमेंट होता है, तो इस प्रोसेस को कहते हैं ऑक्सीडेशन। ठीक है ना? नेक्स्ट टॉपिक है रिडक्शन। तो क्या होता है रिडक्शन? रिडक्शन जो है वो ऑक्सीडेशन की ऑपोजिट प्रोसेस है। क्या होता है रिडक्शन में? रिडक्शन में होता है किसी सब्सटेंस में ऑक्सीजन का डिक्रीजमेंट और हाइड्रोजन का इंक्रीजमेंट। अगर किसी सब्सटेंस में ऑक्सीजन का डिक्रीजमेंट हो रहा है, ऑक्सीजन घट रहा है और हाइड्रोजन बढ़ रहा है, तो उसका हो रहा है रिडक्शन। ठीक है ना? द डिक्रीजमेंट ऑफ ऑक्सीजन और इंक्रीजमेंट ऑफ हाइड्रोजन is called in a substance is called reduction। किसी सब्सटेंस में ऑक्सीजन का डिक्रीजमेंट और हाइड्रोजन का इंक्रीजमेंट कहलाता है रिडक्शन। इसके एग्जाम्पल लिख लेते हैं। तो इसके एग्जाम्पल में इसका पहला एग्जाम्पल है CaCO3 इज इक्वल टू CaO प्लस CO2। जब हम कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हैं तो ये डिकम्पोज हो जाता है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में। यहाँ इस साइड में जो कैल्शियम है ना, इसके साथ 3 ऑक्सीजन जुड़े हैं, इस कैल्शियम के साथ 3 ऑक्सीजन जुड़े हैं, लेकिन यहाँ पर जो कैल्शियम है यहाँ पर उसके साथ सिर्फ 1 ऑक्सीजन है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसमें ऑक्सीजन की कमी हो गई, डिक्रीजमेंट ऑफ ऑक्सीजन। इसी तरह से एक और एग्जांपल N2 प्लस 3H2 इज इक्वल टू 2NH3। तो यहाँ नाइट्रोजन के साथ कोई हाइड्रोजन नहीं जुड़ा है, लेकिन यहाँ नाइट्रोजन के साथ एक हाइड्रोजन जुड़ा है, सॉरी 3 हाइड्रोजन जुड़े हैं। तो इसका मतलब ये है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि नाइट्रोजन में ना हाइड्रोजन का इंक्रीजमेंट हो रहा है।
यहाँ नाइट्रोजन के साथ कोई हाइड्रोजन नहीं है, जबकि वहां पर नाइट्रोजन के साथ 3 हाइड्रोजन है, तो नाइट्रोजन में हाइड्रोजन इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीजमेंट ऑफ हाइड्रोजन। तो जब कभी भी किसी सब्सटेंस में ऑक्सीजन का डिक्रीजमेंट होता है और हाइड्रोजन का इंक्रीजमेंट होता है तो इसे कहते हैं रिडक्शन। ठीक है ना, मतलब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन ये दोनों एक दूसरे की ऑपोजिट प्रोसेस हैं। ऑक्सीडेशन में क्या होगा, ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन का इंक्रीजमेंट होगा और हाइड्रोजन का डिक्रीजमेंट होगा, जबकि रिडक्शन में क्या होता है, ऑक्सीजन का डिक्रीजमेंट होता है और हाइड्रोजन का इंक्रीजमेंट होता है। ठीक है ना। नेक्स्ट, इसके बाद आगे अगला टॉपिक है रेडॉक्स रिएक्शन। तो किसे कहते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन। इसमें जो वर्ड है ना रेडॉक्स, ये दो वर्ड से मिलकर बना है, रेड प्लस ऑक्स। रेड फॉर होता है रिडक्शन, जबकि ऑक्स फॉर होता है ऑक्सीडेशन। तो एक ऐसी रिएक्शन जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों साथ साथ होते हैं, उस रिएक्शन को कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है ना। द रिएक्शन इन विच oxidation and reduction occurs simultaneously. Simultaneously is called redox reaction। एक ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन, एक ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन ये दोनों प्रोसेस एक साथ होती हैं, उसे कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। इसका एक एग्जांपल लिख लेते हैं। इसका एग्जांपल है Cu प्लस H2O इज इक्वल टू CuO प्लस H2। तो ये इसका एग्जांपल है। अब देख लेते हैं ये किस तरह से एक रेडॉक्स रिएक्शन है। तो रेडॉक्स रिएक्शन के लिए जो है ऑक्सीडेशन भी होना चाहिए रिएक्शन में और रिडक्शन भी होना चाहिए। और जब ऑक्सीडेशन होगा तो क्या होगा, इंक्रीजमेंट ऑफ ऑक्सीजन या डिक्रीजमेंट ऑफ हाइड्रोजन, इन दोनों में से कोई एक चीज होनी चाहिए। और जब रिडक्शन होगा तो क्या होगा, डिक्रीजमेंट ऑफ ऑक्सीजन और इंक्रीजमेंट ऑफ हाइड्रोजन, इन दोनों में से कोई एक चीज होनी चाहिए। तो देख लेते हैं। सबसे शुरू में लिखा Cu, यहाँ पर Cu में कुछ भी नहीं जुड़ा है, जबकि अगर हम दूसरी साइड ध्यान देते हैं तो Cu के साथ क्या है, ऑक्सीजन। तो Cu में यहाँ पर तो कोई ऑक्सीजन नहीं था, लेकिन यहाँ Cu में एक ऑक्सीजन जुड़ा है। तो इसका मतलब ये है कि Cu में ना ऑक्सीजन इंक्रीज हो गया है, और इंक्रीजमेंट ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, ऑक्सीडेशन। तो इसका मतलब क्या है कि Cu का ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन। ठीक है ना। बात कर लेते हैं H2O की। तो यहाँ पर H2O में जो है ना H के साथ ऑक्सीजन है, लेकिन यहाँ पर H के साथ कोई ऑक्सीजन नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि H2O में से ऑक्सीजन कम हो रहा है, और डिक्रीजमेंट ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, रिडक्शन। तो इसका मतलब ये है कि H2O का रिडक्शन हो रहा है। और एक ऐसी प्रोसेस या एक ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ साथ होते हैं उसे कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। तो ये जो ना एक रेडॉक्स रिएक्शन का एग्जांपल है। ठीक है ना। नेक्स्ट, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है कोरोजन। तो क्या होता है कोरोजन। कोरोजन जो है ना मेटल्स के साथ होने वाला एक फिनोमिना है। ये मेटल्स में होता है, मेटल्स में। ठीक है ना। तो क्या होता है, जब मेटल्स जो है एयर, वाटर या एसिड के कांटेक्ट में आती हैं तो मेटल्स का जो कलर होता है ना, नेचुरल कलर, वो चेंज हो जाता है। तो जब कोई मेटल जो है एयर, वाटर या एसिड के कांटेक्ट में आती है तो मेटल का नेचुरल कलर चेंज हो जाता है। इस प्रोसेस को कहते हैं कोरोजन, या इस फिनोमिना को कहते हैं कोरोजन। ठीक है ना। व्हेन ए मेटल comes in the contact of
एयर, वाटर और एसिड, then it's then it show then it show change in color. This phenomenon is known as corrosion. मतलब जब कोई मेटल जो है ना एयर, वाटर या एसिड के कांटेक्ट में आती है तो इससे जो है ना इसका कलर चेंज हो जाता है। इस फिनोमेना को कहते हैं कोरोजन। अब देख लेते हैं किस मेटल का कलर कैसे कैसे चेंज होगा। तो यहाँ पर हम कुछ मेटल ले लेते हैं और कलर ऑफ कोरोजन लिख लेते हैं कि कोरोजन से उसका कलर कैसा हो जाएगा। कलर ऑफ कोरोजन। तो अगर बात करें आयरन की, लोहे की, Fe, तो इसका अपना एक नेचुरल कलर होता है, लेकिन जब इस पर कोरोजन होता है ना तो इसका कलर हो जाता है ब्राउन। ठीक उसी तरह से कॉपर, तांबा, कलर कोरोजन होने के बाद इसका कलर हो जाता है ग्रीन। और सिल्वर, चांदी, जब इस पर कोरोजन होता है तो ये हो जाता है ब्लैक। तो ये ना इन मेटल्स के कोरोजन के कलर है, क्योंकि जब कोई मेटल इनमें से किसी भी एक चीज के कांटेक्ट में आती है तो उससे उसका कलर चेंज हो जाता है। इस फिनोमेना को कहते हैं कोरोजन। और कोरोजन से ना इन मेटल्स के कलर ऐसे हो जाते हैं। ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं रीजन की कि ऐसा होता क्यों है कि मेटल जब इन चीजों के कांटेक्ट में आती है तो उसका कलर चेंज क्यों होता है। तो जैसे मेटल जो है ना जब प्योर स्टेट में होती है तो उसके एयर, वाटर या लिक्विड के एयर, वाटर या एसिड के कांटेक्ट में आने पर एयर, वाटर या एसिड इन तीनों में ऑक्सीजन होती है। और जब मेटल इनमें से किसी भी एक चीज के कांटेक्ट में आती है तो प्योर मेटल एक जो है रिएक्टिव एलिमेंट होता है, बहुत ज्यादा रिएक्टिव होती है। तो प्योर मेटल जो है ना इनकी ऑक्सीजन से रिएक्ट कर लेती है, जिससे मेटल के सरफेस पर मेटल ऑक्साइड की एक लेयर बन जाती है। ठीक है। तो क्योंकि प्योर मेटल का तो अपना एक कलर होता है, लेकिन जब मेटल के सरफेस पर मेटल ऑक्साइड की कलर होगी तो मेटल ऑक्साइड की लेयर बनेगी, तो मेटल ऑक्साइड का जो कलर होगा ना वो प्योर मेटल की कंपेयर में अलग होगा, जिससे उसका कलर चेंज हो जाता है। और जब कोई मेटल एयर, वाटर या एसिड की ऑक्सीजन से रिएक्ट करती है तो उसमें ऑक्सीजन का इंक्रीजमेंट हो जाता है। और इंक्रीजमेंट ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है? ऑक्सीडेशन। तो इसका मतलब यह है कि कोरोजन जो है ना ऑक्सीडेशन के कारण होता है, कि जब मेटल्स का ऑक्सीडेशन हो जाता है तो उससे उन पर कोरोजन हो जाता है, मीन्स उनका कलर चेंज हो जाता है। ठीक है ना। इट हैपन्स ड्यू टू ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल्स बाय एयर, वाटर और एसिड। मतलब जो कोरोजन की का फिनोमेना है ना ये जो है ऑक्सीडेशन की वजह से होता है। और जो ऑक्सीडेशन किस वजह से होता है? एयर, वाटर या एसिड के कांटेक्ट में आने से। ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं इसके डिसएडवांटेज क्या है, मतलब अगर कोरोजन हो जाए तो इससे नुकसान क्या होंगे। तो कोरोजन से होने वाले नुकसान, अगर बात करें कोरोजन से होने वाले नुकसानों की, तो कोरोजन जो है एक प्रॉब्लम है आज के टाइम की, प्रेजेंट टाइम की। किस तरह से ये एक प्रॉब्लम है? तो मेटल्स की अगर बात करें तो मेटल्स जो है ना बहुत बड़े बड़े स्केल पर काफी सारी जगहों पर यूज की जाती है। जैसे बिल्डिंग्स बनाने में मेटल का यूज होता है। ठीक उसी तरह से शिप्स, जो वाटर के शिप्स होते हैं जो समुद्रों में चलते हैं, उनमें वो मेटल से बने होते हैं। और ब्रिज, पुल जो होते हैं वो भी मेटल से बने होते हैं। और ये सारी की सारी चीजें ना ये एयर, वाटर के कांटेक्ट में ही रहती हैं। तो क्योंकि ये सब चीजें मेटल से बनी है और ये एयर के कांटेक्ट में है, तो एयर के कांटेक्ट में होने की वजह से इन चीजों पर ना एयर की ऑक्सीजन जो है इन पर जंग लगा सकती है। एयर की ऑक्सीजन के कारण इन पर कोरोजन हो सकता है। तो जब कोरोजन होता है ना, जब चीजों पर जंग लगता है तो मेटल जो है कमजोर होने लगती है। और जब मेटल कमजोर होती है तो जैसे कि शिप, पुल या बिल्डिंग कमजोर हो जाए तो अचानक से वो किसी दिन टूट कर गिर सकती है। तो उसके आसपास जितने भी लोग होंगे वो सब मारे जाएंगे, और साथ साथ उसको बनाने में जो पैसा खर्च हुआ वो वेस्ट हो जाएगा। तो कोरोजन से जो ना बहुत सारे नुकसान है, और इन नुकसानों में दो बड़े नुकसान है। एक तो पैसा खराब हो जाता है, और दूसरा जो है ना लोगों की जान चली जाती है। ये इसके डिसएडवांटेज है, नुकसान है। ठीक है ना। देर इज ए लॉस ऑफ
मनी एंड ह्यूमन पावर बाय द कोरोजन, ये इससे होने वाला नुकसान है, ठीक है ना। अब क्योंकि कोरोजन से जो है नुकसान है, तो कोरोजन से बचना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि कोरोजन से अगर नहीं बचेंगे तो बड़े बड़े पुल अगर उनमें जंग लग जाए तो अचानक से किसी दिन टूट कर गिर सकते हैं, जिससे जो है ना उनके आसपास जितने भी लोग होंगे या पुल से जितने लोग गुजर रहे होंगे वो सब मारे जाएंगे, ठीक है ना। और पुल को बनाने में जितना खर्चा है वो भी वेस्ट हो जाएगा। तो कोरोजन जो है ना एक ऐसी प्रॉब्लम है, इससे बचना बहुत जरूरी है। तो कोरोजन से बचने के 3 तरीके हैं, ठीक है। 3 तरीके से हम कोरोजन से बच सकते हैं, जिसमें से पहला तरीका है बाय अप्लाइंग ग्रीस और ऑयल। अगर हम किसी मेटल पर ग्रीस या ऑयल अप्लाई कर दें तो ग्रीस या ऑयल ना मेटल के सरफेस पर एक लेयर बना ले जाता है, जिससे कि उसके कांटेक्ट में ऑक्सीजन ना आ सके, एयर की ऑक्सीजन ना आ सके, ठीक है ना। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका ये है कि अगर हम जो है मेटल्स को पेंट कर दें तो पेंट जो है उनके ऊपर एक लेयर बना देगा, जिससे एयर या वाटर की जो ऑक्सीजन होगी वो उसके कांटेक्ट में नहीं आ पाएगी। या तीसरा तरीका है कि मेटल के ऊपर हम किसी एक ऐसी मेटल का लेप कर दें जिससे कि जिस पर जंग ना लगता हो, जिस पर कोरोजन ना होता है। जैसे आयरन जो है, लोहा एक ऐसी मेटल है जिस पर जंग लगता है, जबकि जिंक जो होता है ना वो एक ऐसी मेटल है जिस पर जंग नहीं लगता। तो अगर हम आयरन के ऊपर जिंक को मेल्ट करके पिघलाकर उस पर एक लेप कर दें तो उससे जो है कोरोजन से बचा जा सकता है, ठीक है ना। तो जब हम किसी मेटल को जंग से बचाने के लिए उस पर जिंक का लेप करते हैं तो इस प्रोसेस को कहते हैं गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन क्या होता है? जिंक को अप्लाई करके मेटल को जंग से बचाना, ठीक है ना। तो टोटल 3 तरीके हैं जिससे हम जंग से बच सकते हैं। प्रिवेंशन, प्रिवेंशन मीन्स होता है बचने के तरीके। तो हम किस किस तरीके से बच सकते हैं? पहला तरीका है बाय अप्लाइंग ग्रीस और ऑयल। पहला तरीका है कि हम ग्रीस या ऑयल अप्लाई करके कोरोजन से बच सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है? बाय अप्लाइंग पेंट, पेंट करके हम चीजों को जंग से बचा सकते हैं। और तीसरा तरीका है बाय द गैल्वेनाइजेशन, गैल्वेनाइजेशन से भी हम जो है जंग से बच सकते हैं। और गैल्वेनाइजेशन क्या होता है? गैल्वेनाइजेशन होता है कवरिंग द मेटल बाय जेडन, जिंक से मेटल को कवर करना कहलाता है गैल्वेनाइजेशन, ठीक है ना। तो एक पूरा कोरोजन है कंप्लीट। इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है रेंसिडिटी। ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, तो देख लेते हैं क्या होता है रेंसिडिटी। रेंसिडिटी जो ना काफी हद तक कोरोजन से मिलता जुलता है, बस थोड़ा सा फर्क है। कोरोजन जो है मेटल में होता है, लेकिन रेंसिडिटी की जो का फिनोमेना है वो होता है फूड सब्सटेंस में, फूड आइटम्स में, जो खाने का सामान होता है उसमें होता है। तो जब कोई फूड आइटम जो है एयर के कांटेक्ट में रहता है, खुला छोड़ दिया जाता है, तो कुछ टाइम के बाद ना ऐसा होता है कि फूड आइटम का कलर चेंज होने लगता है, या उसकी स्मेल चेंज होने लगती है, या उसका टेस्ट बदल जाता है। तो जब कोई फूड आइटम, कोई भी खाने का सामान जो है एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में रहता है तो उससे उसका कलर, स्मेल या टेस्ट चेंज हो जाता है। इस फिनोमिना को कहते हैं रेंसिडिटी, ठीक है ना। द चेंज इन द कलर, स्मेल और टेस्ट of a food item when it is placed in the contact of air is called रेंसिडिटी। मतलब जब हम किसी फूड आइटम को जो है एयर के कांटेक्ट में रख देते हैं तो उससे उसका कलर, स्मेल या टेस्ट चेंज हो जाते हैं। इस प्रोसेस को या इस फिनोमेना को कहते हैं रेंसिडिटी। अब ये होता किस रीजन से है, इसका रीजन देख लेते हैं। इसका रीजन क्या है? तो इसका रीजन भी सेम वही है जो कोरोजन का रीजन था। जब किसी फूड आइटम को हम एयर के कांटेक्ट में रख देते हैं तो फूड आइटम जो है एक रिएक्टिव सब्सटेंस होता है, तो वो ना एयर की ऑक्सीजन से रिएक्ट कर लेता है,
और फिर एक ऑक्साइड बन जाता है, वो प्योर फूड आइटम ना रहकर एक ऑक्साइड बन जाता है, क्योंकि वो ऑक्सीजन से रिएक्ट कर लेता है। और ऑक्साइड का जो टेस्ट होगा, उसकी जो स्मेल होगी, वो प्योर फूड आइटम से अलग होगी, डिफरेंट होगी, ठीक है ना। तो इसका रीजन होता है कि जब कोई फूड आइटम एयर की ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो उससे उसका टेस्ट, स्मेल या कलर चेंज हो जाता है। और जब कोई फूड आइटम जो है एयर की ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो उसमें ऑक्सीजन का इंक्रीजमेंट हो जाएगा। और इंक्रीजमेंट ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है? ऑक्सीडेशन। मतलब जब कोई फूड आइटम एयर के कारण जो है ऑक्सीडाइज हो जाता है, उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है, तो वो जो है ना रेंसिड हो जाता है। रेंसिड मीन्स उससे उसकी टेस्ट, स्मेल या कलर चेंज हो जाता है, ठीक है ना। बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ ऑक्सीडेशन बाय द ऑक्सीजन ऑफ एयर। तो ये इसका रीजन है, मतलब एयर की ऑक्सीजन से जो है फूड आइटम का ऑक्सीडेशन होना, ये इसका रीजन है, ठीक है ना। अब इससे बचा कैसे जाए, क्योंकि फूड को बचाना जरूरी है ना, कि जैसे अगर हमारे पास कोई फूड आइटम है और उसको हम एक कुछ टाइम तक सेफ रखना चाहते हैं, ठीक है, तो इससे बचा कैसे जा सकता है कि वो खराब ना हो। तो एक तरीका तो यह है कि हम उसको फ्रीज में रख दें, लेकिन फ्रीज में हम जो है ना चीजों को रखकर एक बहुत लंबे टाइम तक नहीं बचा सकते। जैसे कि हम शॉप्स पर देखते हैं, दुकानों पर जो चिप्स के पैकेट होते हैं, कुरकुरे के पैकेट होते हैं ना, वो कई कई दिनों तक इसी तरह से टंगे रहते हैं और उनमें कोई दिक्कत भी नहीं होती, ठीक है। तो ये सब कैसे किया जाता है? तो ऐसा करने के लिए ना फूड आइटम को जो है ऑक्सीजन से बचाना जरूरी है। और फूड आइटम को हम ऑक्सीजन से कैसे बचाएंगे? फूड आइटम को ऑक्सीजन से बचाने के लिए जो है ना, हमें ऑक्सीजन को उसके कांटेक्ट में नहीं पहुंचने देना है। तो उसके लिए हम ऐसा करेंगे कि फूड आइटम के चारों ओर जो है ना कुछ ऐसा एटमॉस्फेयर बना देंगे जिससे कि ऑक्सीजन उसके कांटेक्ट में पहुंच ही ना पाए। तो ऐसा करने के लिए यूज की जाती है नाइट्रोजन गैस। जब नाइट्रोजन गैस जो है फूड आइटम पर अप्लाई की जाती है तो नाइट्रोजन जो है ना फूड आइटम को चारों तरफ से कवर कर लेती है, जिससे कि एयर की ऑक्सीजन उसके कांटेक्ट में ना पहुंच पाए। इसका एग्जांपल है चिप्स या कुरकुरे के पैकेट। जैसे अगर हम चिप्स या कुरकुरे के पैकेट पर अगर ध्यान देंगे तो हमेशा वो फूले होते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब पैकेट में जो है चिप्स या कुरकुरे फिल किए जाते हैं तो उससे जो है ना उस टाइम फिल करते टाइम जो है साथ साथ नाइट्रोजन गैस भी फिल की जाती है, जिससे कि एयर की ऑक्सीजन चिप्स के कांटेक्ट में ना पहुंच सके, ठीक है ना। प्रिवेंशन का तरीका है, when food item is affected by nitrogen, then it can be saved by the रेंसिडिटी। मतलब जब हम किसी फूड आइटम को जो है, हम किसी फूड आइटम को अगर नाइट्रोजन से जो है अफेक्ट कर दें तो उसको जो है रेंसिडिटी से बचाया जा सकता है, ठीक है ना। तो इसका एग्जांपल है फिलिंग ऑफ नाइट्रोजन इन द पैकेट्स ऑफ चिप्स। चिप्स के पैकेट में चिप्स को खराब होने से बचाने के लिए उसमें नाइट्रोजन गैस फिल कर दी जाती है। क्लियर ना? ठीक है। तो ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक था। आई होप कि आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। अगर आपको इस चैप्टर के किसी भी पार्ट में कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अब आगे की वीडियोस में हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे और लास्ट 10 इयर्स में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं बोर्ड एग्जाम में वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू।